हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। नाउ आज हम बात करेंगे बेसिकली अमेरिका की जो संसद है उसका जो प्रथम सदन है। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने बात की थी बेसिकली सीनेट के बारे में। तो आज हम बात करेंगे प्रतिनिधि सभा के बारे में। जो प्रतिनिधि सभा है, जो प्रथम सदन है अमेरिका की जो संसद का, उसका चुनाव कैसे होता है, उसके पास में शक्तियां क्या है और कार्य क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप बीए सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा, क्योंकि ये आपका बीए पॉलिटिकल साइंस सेकंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है उसी का सिलेबस है। नाउ सबसे पहले तो आपको पता होगा अमेरिका के अंदर दो सदन है और अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है उसको हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। ये राहुल गांधी वाली कांग्रेस नहीं है, आप कहीं पे कंफ्यूज मत हो जाना। नाउ यहाँ पर दो सदन है, जैसे भारत में राज्यसभा और लोकसभा है, इसी तरीके से यहाँ पर प्रतिनिधि सभा है तथा सीनेट है। सीनेट भारत की लोकसभा की राज्यसभा की तरह है और ये जो प्रतिनिधि सभा है ये भारत की लोकसभा की तरह है। ठीक है। नाउ अमेरिका के कांग्रेस में जो प्रथम सदन है उसको हम प्रतिनिधि सभा के रूप में जानते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो अमेरिका के नागरिक हैं उनके प्रतिनिधि सीधे तौर पर बैठते हैं। सीनेट कांग्रेस का उच्च तथा अद्वितीय सदन है। अब देखिए जनरली क्या होता है ना, बाकी के जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसके अंदर जो अपना फर्स्ट हाउस होता है, यानी जो पहला सदन होता है वो ज्यादा शक्तिशाली होता है। अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं है। अमेरिका के अंदर जो द्वितीय सदन है, जो सेकंड हाउस है, वो ज्यादा शक्तिशाली है, यानी सीनेट ज्यादा शक्तिशाली है इन कंपेरेटिव टू रिप्रेजेंटेटिव हाउस। नाउ ये कुछ अमेरिका की व्यवस्थापिका है, जिसमें यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस है, यानी ये बेसिकली पार्लियामेंट है। इस पार्लियामेंट के अंदर दो लोग बैठते हैं। कौन कौन से? एक तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं और एक सीनेट बैठती है। सीनेट से आपको पता होगा कि हर राज्य से दो सदस्य चुने जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर सदस्यों की संख्या होगी 100, क्योंकि अमेरिका के अंदर राज्यों की संख्या है 50। अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि सभा की हम बात करते हैं, तो प्रतिनिधि सभा के अंदर आपको कोई पूछ ले तो यहाँ के जो सदस्य है उन सदस्यों की जो संख्या है वो 435 है। कितनी है? 435 है, प्लस 6 अतिरिक्त सदस्य होते हैं जिनको मनोनीत किया जाता है। अब किसी भी कोई विधेयक लाया है उसको पारित करना है तो जो वोट होंगे वो जो ये 435 लोग हैं यही वोट दे सकेंगे। ये 6 सदस्य वोट डालने का अधिकार नहीं है, यानी इनके पास में वोट का अधिकार नहीं है। ठीक है। अब देखो ये जो सदस्य होते हैं इनका जो कार्यकाल है वो कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। जैसे भारत में लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 वर्ष का ही कार्यकाल होता है। नाउ यहाँ पर सदस्य कैसे चुने जाते हैं? सदस्य यहाँ पर भी भारत में जिस तरीके से जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से अलग अलग एमपीज होते हैं ना लोकसभा के अंदर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसी प्रकार यहाँ पर भी है। तो पहले क्या था ना, शुरुआत में 30,000 लोगों पर, यानी अगर किसी राज्य के अंदर या किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 30,000 जनसंख्या है तो उन पर एक प्रतिनिधि होगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, अपना एक 1963 के अंदर अमेरिका के संविधान के अंदर एक संशोधन किया जाता है, संविधान संशोधन, और जिसके तहत अब 4 लाख और 45,000 जो लोग हैं उन पर एक सदस्य होगा। ये नहीं, मान लो एक राज्य है, एक राज्य के अंदर उस राज्य की जो जनसंख्या है वो 8 लाख से ऊपर हो चुकी है। इसका मतलब वहां पर सदस्य कितने बैठेंगे? 2 सदस्य चुने जाएंगे, यानी एक सदस्य का जो अनुपात है, जो मत मूल्य है, वो अमेरिका की जनसंख्या के अनुसार 4,45,000 नागरिक हैं। ठीक है। ये 1963 से पहले 30,000 हुआ करता था, लेकिन बाद में संशोधन किया तो ये संशोधन के बाद में एक मत का मूल्य कितना हो गया? 4,45,000 वोट। ये नहीं, देखो सीधी भाषा में कह दो, ये एक व्यक्ति अगर किसी प्रस्ताव के समर्थन में या विरुद्ध में वोट देता है, इसका मतलब अमेरिका की 4,45,000 जो जनसंख्या है वो वोट दे रही है। ठीक है। आप ये कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं समझे? चलिए इस पर आगे बढ़ते हैं। ये कुछ संरचना है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की, यानी यहाँ पर 445 सदस्य हैं प्लस 6 सदस्य अतिरिक्त है जिनको मनोनीत वगैरह किया जाता है। इन सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। पहले था 30,000 पर एक व्यक्ति था, लेकिन अब 1963 के बाद में 4,45,000 सदस्य लोगों पर जो प्रतिनिधि है वो एक है। ठीक है। ये है अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्यों के बारे में।
अब एक बात यहाँ पर और याद रखने योग्य है कि जो इनका सदन शुरू होता है ना वो 3 जनवरी को होता है। कब होता है? 3 जनवरी को। जैसा कि पिछले लेक्चर के अंदर हम बात कर चुके हैं कि ये जो सदन है, द्वितीय जो सदन है, इसका भी जो सत्र है वो सत्र की शुरुआत 3 जनवरी को होती है। यानी बेसिकली सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों का जो सदन है, सत्र शुरू होने का जो समय है वो सेम ही है, और जब दोनों ही पैरेलल चलते हैं, दोनों ही साथ साथ में चलते हैं, और जब एब्जेक्ट होते हैं मतलब उनको सत्र जो बंद किया जाता है तो दोनों का साथ में किया जाता है। दोनों ही सदन इस किसी मामले पर अगर दोनों ही किसी मामले पर समन्वय बनाते हैं तो उसी के बाद में सत्र को क्लोज किया जाता है। नाउ अमेरिका सभा जो प्रतिनिधि सभा है वो कांग्रेस का लोकप्रिय सदन है। अमेरिकी कांग्रेस के प्रथम सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। इसका निर्वाचन अमेरिका के सभी राज्यों की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अपनी जनसंख्या के अनुपात से किया जाता है। लगभग हर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो प्रतिनिधि का जो चुनाव है वो जनसंख्या के अनुपात के आधार पर ही होता है। वर्तमान में ये प्रतिनिधि सदन स्थिति देखो, दुनिया भर के बाकी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पर जो पहला सदन है जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव हाउस कहते हैं, अलग अलग नाम कहते हैं, जैसे भारत में हम जनरली उसको लोकसभा कहते हैं। तो ये जो लोकसभा है ना भारत में राज्यसभा की तुलना में काफी शक्तिशाली है, लेकिन अमेरिका में जो सीनेट है वो शक्तिशाली है इस बजाय की प्रतिनिधि सभा के। अब देखो प्रतिनिधि सभा सदस्य संख्या स्थायी रूप से 435 है, प्लस मैंने आपको बताया था कि 6 सदस्य एक्स्ट्रा होते हैं, अतिरिक्त होते हैं, जिनको मताधिकार प्राप्त नहीं होता, यानी वो किसी मामले पर वोट नहीं डाल सकते हैं। सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, वे 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अमेरिका के मूल संविधान में 30,000 मतदाताओं के लिए एक प्रतिनिधि चुनने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन बाद में जनसंख्या वृद्धि हुई तो ऑब्वियसली ये प्रावधान बदलना पड़ा और 1963 में यह 4,45,000 जनसंख्या पर एक सदस्य के रूप में कर दिया गया। चलिए अब प्रतिनिधि सभा के सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, यानी सबसे पहली योग्यता यह है कि वो कम से कम 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका होना चाहिए। सदस्य जो है उसकी 25 वर्ष की आयु पूरी हो जानी चाहिए, इसके बाद ही वो इलेक्शन लड़ सकता है। प्रतिनिधि सभा का सदस्य बनने के लिए उसे अमेरिका का जन्मजात नागरिक होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि वो कम से कम 7 वर्ष तक संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक रहा होगा। ये सीनेट के चुनाव के अंदर भी सेम ही है। वो संयुक्त राज्य अमेरिका का सैनिक अथवा असैनिक पदाधिकारी न हो। सीनेट के अंदर भी कुछ ऐसा ही है कि वो किसी भी प्रकार आर्मी से या फिर किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, कोई पदाधिकारी नहीं होना चाहिए। ये उस राज्य का निवासी हो जहां से वो चुनाव लड़ रहा है। सेम सीनेट वाली और प्रतिनिधि सभा के अंदर सेम शर्तें हैं कि आपको उसी राज्य का चुनाव नागरिक होना जरूरी है जिस राज्य से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए अब अमेरिका की जो प्रतिनिधि सभा है उनके पास में शक्तियां क्या है। धन विधेयक से संबंधित अधिकार है इनके पास में, संपूर्ण तथा अंतिम अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन इनके पास में काफी अधिकार प्राप्त है, जिससे धन कहाँ खर्च करना है, कितना क्या करना है, विधेयक वगैरह प्रस्तुत किया जा सकता है। बजट के बारे में वो डिस्कस कर सकते हैं। निर्वाचन संबंधित शक्तियां हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, लेकिन यदि किसी भी प्रत्याशी को अस्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि सभा प्रथम 3 प्रत्याशियों का चुनाव कराती है जिन्हें सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं, फिर उन्हीं में से किसी एक राष्ट्रपति पद के लिए चुनता। होता क्या है ना, कई बार प्रतिनिधि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं अमेरिका के अंदर, उसमें किसी को भी पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है। तो पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होगा तो ये लोग कहां जाएंगे। देखो आपने फ्रांस के बारे में पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फ्रांस में जब किसी को पहले राउंड के अंदर पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो फिर वो दूसरा राउंड करवाते हैं और उसमें वापस जनता के द्वारा वोटिंग की जाती है, 2 जो टॉप लोग रहते हैं पहले राउंड के अंदर उनके बीच में। लेकिन यहाँ पर जो है वो वापस जनता के पास में नहीं जाते हैं और ये जाते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि सभा के पास में, और प्रतिनिधि सभा फिर जो टॉप 3 व्यक्ति होते हैं उनके हित में मत करती है, और जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं इन 435 सदस्यों में से, और जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वही फिर अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता है। ठीक है। दूसरा है कि महाभियोग की कार्यवाही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा न्यायाधीश आदि उच्च अधिकारियों के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही प्रतिनिधि सभा द्वारा शुरू भी की जा सकती है। यदि भी इसके निर्णय का अधिकार जो है वो सीनेट के पास में होता है, लेकिन कार्यवाही यहां से शुरू की जा सकती है। संविधान संशोधन से संबंधित शक्ति यानी प्रतिनिधि सभा के अंदर जो कुल सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत से किसी भी प्रस्ताव को पारित तो होना चाहिए। इसी के बाद में वो संविधान के अंदर संशोधन कर सकते हैं, अन्यथा वो संशोधन मान्य नहीं होगा।
और ये शक्ति उनको सीनेट और दोनों को बराबर प्राप्त है। हालांकि इस शक्तियों के अंदर अगर हमने 3 जो पिछले वाली शक्तियां डिस्कस की उसमें सीनेट को ज्यादा अधिकार है, जैसे महाभियोग की कार्यवाही हो या फिर धन संबंधी विधेयक हो या निर्वाचन संबंधी शक्तियां हो, इन सब में जो सीनेट है वो काफी ज्यादा शक्तिशाली है। युद्ध की घोषणा की करनी हो तो इसमें देखो ये अकेले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लोग जाकर के कहेंगे हम आज इस देश के साथ में युद्ध छेड़ना चाहते हैं और हम युद्ध छेड़ के रहेंगे और आप युद्ध की घोषणा कर दीजिए प्रेसिडेंट को जाकर के, तो ऐसा नहीं हो सकता। सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों ही मिलकर के राष्ट्रपति के द्वारा युद्ध की घोषणा की पुष्टि करवाते हैं। पर्यवेक्षण संबंधित शक्ति, जैसे प्रतिनिधि सभा पर्यवेक्षण संबंधित शक्तियां भी रखती है। कांग्रेस विधि अनेक प्रशासनिक निकायों की सृष्टि करती है, उन्हें आर्थिक अनुदान देती है और बदले में उनके कार्यों का परीक्षण करती है। बेसिकली जो कार्यपालिका है, जो प्रशासन है, वो सही से अपना कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है उसका पर्यवेक्षण करना, उन्हें अनुदान आर्थिक अनुदान वगैरह देना, ये सारा काम भी इन्हीं का है। अन्वेषण संबंधित यानी सीनेट की तरफ प्रतिनिधि सभा भी अन्वेषण अथवा प्रशासकीय कार्यों की जो जांच है वो करने का अधिकार रखती है, लेकिन सीनेट की तुलना में उनका ये अधिकार महत्वहीन है। यानी कि जो ज्यादा शक्तियां हैं वो किसके पास में है, सीनेट के पास में। तो ये थी बेसिकली अमेरिका की जो प्रतिनिधि सभा है वहां का हाल। अब देखिए इन सबको अगर हम देखें तो एक बात हमारे सामने निकल कर आती है कि अमेरिका की जो प्रतिनिधि सभा है वो सीनेट के मामले में ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। यानी आप कह सकते हो भारत के लिहाज से अगर हम देखें तो भारत की तरह भारत में देखो जो फाइनल डिसीजन है या जो महत्वपूर्ण डिसीजन रहता है वो लोकसभा का रहता है। आपको पता होगा लोकसभा के अंदर लिया गया मामला ही सर्वोच्च मान्य होता है। हालांकि अगर कोई एक्ट है तो उसको राज्यसभा में भी पास करवाना जरूरी है, लेकिन महत्व कौन ज्यादा रखता है, लोकसभा। नए कानून वगैरह सारी चीजें इंट्रोड्यूस वगैरह करना बेसिकली व्यवस्थापिका अगर कहें तो भारत में पूरी तरीके से जो प्रधान है वो लोकसभा है, लेकिन अमेरिका के अंदर जो सीनेट है वहां की जो अपर हाउस है वो ज्यादा शक्तिशाली है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिनिधि सभा क्या है, इसके सदस्य कितने हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है, इनकी योग्यता क्या होती है और इनके कार्य क्या होते हैं। अगर आप बीए सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो यह आपके लिए लाभदायक है और यह आपका टॉपिक भी है व्यवस्थापिका, जहां हम अमेरिका की व्यवस्थापिका के बारे में बात कर रहे हैं। आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। हम जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।